देखो बेटा, आप लोग फंडामेंटल डायमेंशन में किसको समझते हैं? MLT, मास लेंथ टाइम को। इस सवाल में उसने ट्विस्ट किया है और कहा है कि अगर फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आपकी फंडामेंटल हो तो ऐसे सूरत हाल में मास क्या होगा। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, F बराबर ma जानते ही हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो आपको अगर मास की निकालनी है तो फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन कर सकते हैं। फोर्स की आपको मालूम है F है, तो आप बड़े खुश हुए। अगर आपको एक्सेलेरेशन की मिल जाए, किस फॉर्म में मिल जाए आपको, v और t में, और आप जानते ही हैं कि एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की v है, टाइम की t है, तो क्या हो जाएगा बेटा, vt-1 यहाँ पे रख दीजिए। बस ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा f, v ऊपर जाएगा तो -1, t माइनस जाके प्लस हो जाएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें आपका b माइनस टी आपका 1 हो, यानी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये सवाल भी प्रोजेक्टाइल मोशन से था। इसमें कह रहे एक प्रोजेक्टाइल है, फायर किया था सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड विद एंगल थीटा ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। बहुत अच्छी बात, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई और आपने इस प्रोजेक्टाइल को कितनी वेलोसिटी से बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, किस एंगल से, थीटा से। ठीक, फिर आप एक अनदर फायर करते हैं और कहाँ से, एक अंदर प्लेनेट पे चले गए। बहुत अच्छी बात है। इसमें आप कह रहे हैं कि साहब अब की बार हमने 3 मीटर पर सेकेंड और एंगल सेम था, यानी थीटा सेम था और एंगल आपका सेम था और वेलोसिटी बदल गई थी। ऐसे सूरत हाल में कह रहे हैं कि दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है, फॉलो द सेम ट्रेजेक्ट्री, आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है, जब सरफेस पे जुड़ेगा, जहाँ पे गिरेगा, सेम ट्रेजेक्ट्री होगी, तो ऐसा मतलब है कि जो रेंज होगी वो सेम होगा, रेंज सेम होगी। क्योंकि आपको यही मालूम होता है 3 फंडामेंटल है इसमें, टाइम पीरियड, रेंज और हाइट। तो ट्रेजेक्ट्री अगर सेम होती तो बेटा रेंज सेम होती, बस काम बन गया। तो आपने कहा सर हमको मालूम है, इसको मासूम है, जो आपका रेंज होती है u² sin थीटा अपॉन जी होता है। अब आपने कहा ट्रेजेक्ट्री सेम है, रेंज सेम है, एंगल देखिए थीटा था, केवल u था, और आपको बताना क्या था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट की बतानी थी। तो देखिए ये चीज सेम है, तो आप कह सकते हैं कि जी इधर ले आइए, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u²। इसका मतलब अगर दूसरे प्लेनेट पे गए तो जी डैश हो जाएगा, और दूसरे प्लेनेट का हमको वेलोसिटी मिल जाए तो काम बन जाएगा। डिवाइड कर दीजिए भाई साहब, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू यू डैश स्क्वायर अपॉन u²। यू डैश कितना था बेटा, दिख रहा है 3, और u आपका जो है 5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 9/25 कर दीजिए। और जी डैश निकालना है तो 9/25, जी इधर ले आइए और जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग तो तेज करेंगे एग्जाम में, हमको दिखाना पड़ता है। कितना बोला था, 9.8। ओहो, तो यानी आपको दिक्कत तो आ गई। एक काम किया जाए ना, 10 मान के कर ले, हमें कौन वहाँ देखने आ रहा है कि कैसे सॉल्व किए थे, आसपास ले लेंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 9 दूनी 18 बट्टे 5, 5 तिहाई 15, 3 5 6 30, तो लगभग 3.5, यानी कि यह वाला पहला वाला जो है आप टिक कराइएगा। कहाँ गया पॉइंट, मुझको दिखता इतना नहीं है भाई। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप उनके चक्कर में ना रहिएगा कि 9.8 ले कैलकुलेट करें, ठीक है, 10 से कर लेना, और थोड़ा सा दशमलव में चेंज आता है, उसको आप समझ जाएंगे। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है जिसमें आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कहीं भाई हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी है, वेक्टर है, तो आई जे के आ जाएगा। और देखिए इन्होंने दिया है t बराबर 0 पे, देखिए उसकी पोजीशन दी है 2,3, इसका मतलब है 2i, 3j। 2 सेकंड के बाद भी दी है, और उसके बाद उन्होंने 5 सेकंड पे दी है। तो आप एक चीज जानते हैं जो कि फिजिक्स आपको सिखा रही है, क्या सूत्र आप जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वो किस पे डिपेंड करती है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन डिपेंड करती है, बीच में क्या हुआ मतलब नहीं। तो देखिए आपको कब निकालना था, t बराबर 0 से t बराबर 5, यानी t बराबर 0 पे पोजीशन देख लीजिए और t बराबर 5 में देख लीजिए, वेक्टर है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, बाकी से आपको मतलब नहीं। तो i की देखिए क्या हो गया, 13.13 में से 2 घटा दीजिए, ये i की सूरत हाल हो गई। j के क्या है बेटा, 14 माइनस 3 j हो गई, टोटल टाइम 5 में से 0 गया, यानी 11i प्लस 11j डिवाइड बाई 5। हाँ, अगर 11 कॉमन दिख रहा है तो i प्लस j इनसाइड हो जाएगा, है कोई, यस, 4th इज द करेक्ट आंसर। बहुत कुछ सिखा गया आपको ये सवाल। दोस्तों देखो ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पहुँचे और m1 को धरती माता खींच रही हैं, तो आप क्या करते हैं, m1 इंटू जी, देखो कोई भी हो, हमारा पेन है, धरती माता खींच रही तो नीचे आ रहा है, ये एक फोर्स है, इस फोर्स का एक रिएक्शन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से कहाँ पे आएगा, स्ट्रिंग पे आएगा, जिसको आप T1 कह सकते हैं। ये भी एक एक्शन है, इसका रिएक्शन कहाँ आएगा, इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग पे आएगा, जिसको आप T1 कहेंगे, एम राइट। जाहिर सी बात है, जैसे इसको आप रिलीज करेंगे ये नीचे की तरफ भागेगा, यानी कि जो m2 है वो m3 को खींचेगा, कहेगा गुरु इधर चलो। तो जब ये एक्शन होगा तो इसका रिएक्शन m2 पे आएगा और ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि एक ही रस्सी है। बाकी आप जानते हैं सोती सर क्या कहते हैं, न्यूटन मरने से पहले मेरे कान में क्या कह गया था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। अगर मेरे चैनल को आपने देखा होगा, इसी पे हमने करके पूरी एसी वर्मा सॉल्व कर दी थी। यहाँ देखिए इतने जब फोर्स आपने टेंशन निकाल लिए, अब क्या होगा, सिस्टम एक है, जैसे रिलीज करेंगे तो ए एक्सेलेरेशन से ये नीचे भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा, तो जब ये नीचे भागेगा बंधे एक डोरी से, एक सिस्टम है, तो ये पूरा सिस्टम आपका किससे चलेगा, ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर चलेगा। आपको ध्यान आ रही होगी हमारे ये देखने में, कहाँ गई मेरी माला, लीजिए माला हमारी मिल नहीं रही है, हम इससे दिखा देते हैं अपने, ये समझिए ये वाली चीज है m1 m2, ये m1 है आपका, तो जब m1 एक्सेलेरेट करेगा तो देखिए एक सिस्टम है, दोनों मास चलने लगे, तो अब ये ना कहिएगा a1 a2 होगा। बस काम बन गया। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, आपने बॉडी कौन सी ली, m1 ली, नेट फोर्स देखिए एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, अपोजिट है, दोनों क्या है, वेक्टर हैं, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे, कहाँ, ज़्यादा से कम, ज़्यादा कौन है, नीचे आ रहा है, इसलिए m1g ज़्यादा है T1 से, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। m2 के लिए कौन बताएगा बेटा, देखो देखो ये m2 है, क्या फोर्स दिख रहे हैं, अब फ्रिक्शन भी है, अभी क्या होगा, धरती माता इनको भी खींचेंगी m2g, तो क्या होगा, ये आपका ये रिएक्शन लगाएगा, ठीक, R2 कह दीजिएगा क्योंकि मास अलग है। जब ये आगे बढ़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और म्यू टाइम रिएक्शनरी फोर्स होता है। रिएक्शनरी फोर्स कितना है यहाँ पे, R2 है। इसी तरह देखिए म्यू तो सेम है लेकिन मास अलग है, तो धरती माता कहेंगी बेटा आ जाओ तुम भी m3 नीचे आओ, यहाँ पे जैसे देखो 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 ये हमारा हाथ है, ये m3 है, नीचे आ रहा है, ये रुका हुआ है, तो ये कब रुकेगा, जब इतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएंगे, वरना क्या होता, नीचे आ जाता। चलेंगे आगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और म्यू टाइम इंटू R3 होता है। अब m2 में देखिए भाई साहब तीन फोर्स दिखाई दे रहे हैं, T1 दिख रहा है, T2 दिख रहा है और म्यू R2 दिख रहा है। नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स आगे जा रहा है तो T1 आगे है और T2 पीछे है और म्यू R2 पीछे है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलेरेशन तो एक ही है।
M3 की इक्वेशन कौन बच्चा लिखेगा? देखो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी M3 पे देखो कौन कौन काम कर रहे हैं। एक T2 काम कर रहा है, एक म्यू R3 काम कर रहा है। Am I right? तो आपने कहा भाई साहब ये आगे जा रहा है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। निकालना क्या है? अरे एक्सीलरेशन निकालनी है। Am I right? तो भाई साहब एक काम कीजिए, ताज़ा सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। तीनों इक्वेशन जो बनाए थे 1, 2 और 3, यही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत आसान है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो बॉडी देख लो कितना नेट फोर्स लग रहा है और उसी बॉडी की मास और एक्सीलरेशन से गुणा कर दो, उसके बाद जोड़ डालो, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा आपका m1g माइनस म्यू R2 बराबर कितने हैं बेटा? m2g माइनस म्यू m3g बराबर a निकालना है m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे एक काम और किया होगा, इन्होंने कहा होगा कि ये तीनों मास इक्वल है, फ्रिक्शनलेस इतना है, निग्लिजिबल, और आपको ये निकालना है डाउनवर्ड इतना, पुलिस इतना। 3 आइडेंटिकल मासेस हैं, आइडेंटिकल मासेस है, देखा कितने बदतमीज हैं। यानी m इक्वल है, तो आपने कहा भाई साहब आइडेंटिकल है। मान लीजिए हमने कहा m1 m2 m3 बनाए हो, आइडेंटिकल है यानी सबका मास बराबर है बदतमीज। m माइनस म्यू m बराबर 3ma, m1 m2 m3 आइडेंटिकल है, बस इसी को बच्चा नहीं पकड़ पाता था। तो यहाँ क्या बचा? g अंदर म्यू जी यानी 2 म्यू जी बराबर 3a, काम बन गया। a निकालना था, g कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3 है कोई? हाँ, 1 माइनस 2g अपॉन 3। तो देखिए यहाँ बच्चे ये लाइन नहीं पकड़ पाया, बेचारा m1 m2 में परेशान हो गया कि आइडेंटिकल हैं यानी तीनों का मास बराबर है। देखो बेटा ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक ग्राफ दिख रहा है किस किस के बीच में है? फोर्स और टाइम के बीच में है। फोर्स और टाइम के बीच में है कोई मास पार्टिकल है, उस पर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है। निकालना क्या है? निकालना है चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में? आपको 0 से 8 सेकंड के बीच में, कहीं वही तो हमको दिए हैं। आपने कहा कि न्यूटन ने कहा था कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो F इंटू dt है। अब आप इसको उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए। कब से? यहाँ पे टाइम है तो कहाँ से? 0 से। 0 टाइम पे मोमेंटम भी आपको देखिए 0 दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे आपको 8, कहीं ये हमारा पूरा मोमेंटम आ जाएगा। अब आप समस्या है, कहीं साहब यहाँ फोर्स का फंक्शन ही नहीं दिख रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में दिया होता तो हम इंटीग्रेट कर देते। तो आपको क्या दिया? एरिया दिया है। ग्राफ में 2 बातें होती हैं, कोई भी ग्राफ होगा। सोती सर ने क्या बताया? या तो उसका स्लोप काम का होगा या उसका एरिया काम का होगा। तो जब अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको एरिया चाहिए और जो स्लोप करना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, dy बाई dx स्लोप हो जाएगा। तो जो ये x एक्सिस है y एक्सिस, एम राइट? तो स्लोप से क्या निकलता है? डिफरेंशिएशन से स्लोप निकलता है dy बाई dx, याद आया? और जब हमें इंटीग्रेट करना होता है तो एरिया अंडर कर्व आ जाता है। तो यहाँ इंटीग्रेट करना है तो एरिया अंडर कर्व। और ध्यान दें मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डायरेक्शन काउंट होगी। निगेटिव होगी तो निगेटिव करना पड़ेगा एरिया को। तो पहले से एरिया के पास पहुंचे। भाई साहब कितना है आपके पास? कहें हम तो ट्रायंगल हैं, 1/2। हाइट कितनी है? कह लगे 6 है। ब्रेथ कितनी है? कहीं 2 है। यहाँ पहुंचे, कहें साहब हम तो नीचे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ आप पहुंचे हैं तो ये आपका ये सेकंड है बेटा, ये आपका फोर्स है। तो आपने कहा -3
कितने समय लगा? 4 से 2 यानी 2 सेकंड के लिए। फिर पहुंचे, इधर पॉजिटिव है। यहाँ हाइट आपका 3 है और लेंथ कितना? 8 में से 4 गए 4। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो गया, ये 6 हो गया, -6 हो गया और 4 3 12 हो गया। ये कैंसिल हो गया, 12 न्यूटन सेकंड का मोमेंटम हो गया, यानी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा बेहतरीन है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आधारित है, जिसको हमने एक लाइन में आपको सिखाया है और सिखाता हूं और सिखाता रहूंगा। क्या? न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। वही करके दिखाऊंगा। कह रहे एक बैलून है भाई साहब, उसके पास एक कोई मास लाद रखा बेचारे ने, स्मॉल एम का। तो क्या होगा? धरती माता नीचे खींचेंगी mg। देखो देखो आ रहा नीचे। ये कह रहे हैं कि ये बेचारा ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है जब मास स्मॉल एम था। और आप एक जानते हैं, बैलून पे हमेशा एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा F, जो कि इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, मास ज्यादा है तो क्या हो गया? नीचे आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब ऐसे में आप इस पे देखिए, नेट फोर्स क्या है आपके पास? कहीं साहब, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में घटेंगे। कहाँ आ रहे? नीचे। तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? अपोजिट में घटेंगे, ज़्यादा से कम। ज़्यादा कौन सा होगा? क्योंकि डिसेंड कर रहे हैं, डिसेंडिंग कर रहे हैं, यानी नीचे आ रहे हैं। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यही तो न्यूटन बनने से पहले मेरे कान कह गया था। सारे सवाल इसी पर लगाते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो ये आपकी एक बॉडी हो गई, मास और बैलून एक सिस्टम हो गया। उस पर आपने नेट फोर्स निकाल लिया, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन कर लिया। अब कह रहे हैं कि भाई साहब, इसमें से कितना निकाल दें कि ये इसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाने लगे। आपने कहा भाई साहब ऐसा करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 किलो का था तो ये नीचे आ रहा था, अब अगर 8 किलो रह गया तो क्या हो गया? अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? कितना हुआ? 10 में से 8 घटा दिए, यानी कि रिड्यूस कितना किया आपने? 2 kg। तो आपने कहा सर हमने माना कि कैपिटल M जब हो गया था तब ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, असेंड कर रहे थे। ऐसे सूरत हाल में अपथ्रस्ट फोर्स तो सेम होता है, क्योंकि वो तो बैलून के सरफेस एरिया पर लग रहा है, इसको ऊपर खींचे जा रहा है। हाँ, धरती माता मानेगी नहीं, ये जो फोर्स है उसको नीचे खींचेंगे। आप देख लीजिए नेट फोर्स, ये धरती माता खींच रही है, ये अपथ्रस्ट लग रहा है बैलून के ऊपर। तो ऐसे सूरत हाल में नेट फोर्स क्या हो गए? 2 हो गए, दोनों अपोजिट दिख रहे हैं बेटा, ये ऊपर की तरफ नीचे। तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? mg ओहो F ज़्यादा बेटा, तो F माइनस mg इक्वल टू, ये नेट फोर्स हो गया बैलून पे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। रिड्यूस मास कितना हुआ? आपने कहा भाई साहब जो रिड्यूस मास है हमारे पास एक्चुअल ये था और अब कैपिटल M हो गया, ऊपर जाने लगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। आपको बताया था 10 किलो ये था तो नीचे आ रहा था, 8 किलो ये हो गया तो ऊपर जा रहा था, तो कितना हुआ? 10 - 8 यानी 2 kg। 2 kg रिड्यूस किया। अब इसको निकालना है आपको। अब आप एक काम कीजिए भाई साहब, इन दोनों जोड़ दीजिए और यहां से कैपिटल M निकाल लीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल mg माइनस mg बराबर स्मॉल प्लस कैपिटल M है। हमको M निकालना है, तो इधर ले लीजिए mg माइनस ma और इधर ले आइए तो ma प्लस mg। काम बन गया। यहाँ से M कॉमन ले लीजिए, a प्लस g हो गया, यानी कैपिटल M चाहिए था, मिल गया। स्मॉल m कॉमन ले लिया तो g माइनस a और नीचे मिल गया यह वाली चीज a प्लस g। बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा यहां से शुरू करते हैं ऊपर से। कैपिटल M कितना है बेटा आपका? mg माइनस a अपॉन a प्लस g, रिड्यूस मास। a प्लस g एलसीएम ले लो बेटा, ma प्लस mg
माइनस एम जी और माइनस माइनस प्लस एम जी कैंसिल हो गया और क्या बचा एम ए और एम ए, एक एम ए 2m ए अपान ए प्लस जी। तो रिड्यूस मास हो गया आपका 2ma, चाहे जी आप पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये भी बड़ा ट्रेडिशनल सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है कि एक बॉडी है जिसका मास 4m का है और वो XY प्लेन में रेस्ट में है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 0 है। फिर ये एक्सप्लोड होती है और 3 पीसेस में टूट जाती है। कितने में टूटती बेटा? 3 पीसेस में, जिसमें जो 2 पीसेस है यानी 2 टुकड़े हैं जिनका मास m है, मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद इक्वल वेलोसिटी u। तो आपने कहा सर मेरा काम बन गया, ये एक गया m, किस वेलोसिटी से गया? u से गया, और दूसरा इसका परपेंडिकुलर, ये भी u वेलोसिटी से गया। अब क्या बचा? तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में टूटा है, 4m में से m यानी 2m निकल गया, तो तीसरा क्या बचा? 2m बचा। वो कहाँ गया? जाहिर सी बात है, अगर ये x और y एक्सिस में गया है तो जाहिर सी बात है वो z एक्सिस के तरफ जाएगा। क्यों? इस पे अब कभी और बात करेंगे। और आपने कहा कि उसकी वेलोसिटी v डैश थी, एग्जैक्टली z में नहीं जाएगा, हाँ थोड़ा सा डेविएट होगा, क्योंकि उसका मास देखिए अलग अलग है, ये 2m है और ये mm है। आपको बताना क्या है? आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है एक्सप्लोजन की। तो भाई पहले तो रेस्ट में था तो 0 थी, इसका हमको फाइनली बनानी है, और हमको मालूम है इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। क्या लगे भाई साहब आपकी काइनेटिक एनर्जी? क्या लगे हमारा मास m है, वेलोसिटी u है, डायरेक्शन से मतलब नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी। कहने भाई साहब आपका क्या हाल है? कह लगे 1/2, हमारा मास 2 है और b डैश है, कह लगे b डैश, यही तो बताना है। इसको सिखाने के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है। क्या सिखाया था? अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो जाहिर सी बात है इधर क्या हो जाएगा मोमेंटम? 2m b' cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका नॉर्मल डायरेक्शन 2m b' sin थीटा। बस अब आपको देरी से बताया था, इसको नॉर्मलाइज कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, यानी 2m b' cos थीटा बराबर mu। इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 2m b' sin थीटा अपॉन mu। ये इससे इक्वेट हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा बेटा b' cos थीटा बराबर u/2। यहाँ से नीचे से मिल जाएगा b' sin थीटा u/2। अब इससे b' निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए, काम बन जाएगा। कैसे निकालेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, b' इसका स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस b' sin स्क्वायर थीटा, b' कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको हम खा रहे हैं, u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, एम आई राइट? और आपने कहा भाई साहब a काम प्लस a काम बराबर 2 आम। तो आपको b' स्क्वायर ही चाहिए था, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 2 तो पहले से था, स्क्वायर और 2 का 4 हो गया, यानी कि ये मिल गया। आपका काम बन गया 1mu स्क्वायर प्लस 1mu स्क्वायर, इसका और इसका आपने देख लिया, और b' भी आपने निकाल लिया, इससे इसको काट लीजिए, m b' आपको मिल गया u स्क्वायर बाई 2, यानी a काम अर्थात 3 आम। जब कोई चीज सिमिलर होती है तो ऐड करेंगे, अरे एलसीएम 2 भी लोगे तो mu स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर बराबर 3mu स्क्वायर। तो थोड़ा फास्ट कीजिए क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। है आपके पास? यस। यहाँ पे वेलोसिटी u थी तो कोई बात नहीं भाई, 3/2 हो गया, इसको u कर लीजिए, कोई डरने की बात नहीं।
देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से है। आपको डिस्प्लेसमेंट की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दे रखी है, यानी x बराबर a cos ओमेगा t, और आपको चाहिए क्या, एक्सेलेरेशन चाहिए टाइम डिपेंडेंट। तो आपने कहा सर एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, ये हो गया a cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा t, डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी कितना है, ओमेगा मिल गया। तो वेलोसिटी की होती तो भी खींच लेते आप, लेकिन आपको एक्सेलेरेशन चाहिए थी, तो कहने लगे भाई साहब वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो माइनस साइन रहेगा, ये ओमेगा कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी में ओमेगा मिलेगा जो कि मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है कि साहब ये हमारा बेस है, ठीक, यानी t बराबर 0 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये डिस्प्लेसमेंट, अरे भैया a मिलेगा, cos 0 1 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आपका a मिलेगा, ठीक। और बाकी cos आप जानते ही हैं, है राइट। लेकिन यहाँ एक्सेलेरेशन देखना है, एक्सेलेरेशन में देखिए t बराबर 0 पे एक्सेलेरेशन कितनी होगी, cos 0 1 हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर। आइए देखें माइनस के कौन कौन है, एक आपको ये दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है माइनस वाला, लेकिन आपको t बराबर 0 पे कोई वैल्यू मिल रही है, यानी कि माइनस a ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ये नहीं होगा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, बड़े आराम से मिल जाता है, किचन में जाओ, बेलनी है सिलेंड्रिकल शेप का, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है। कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक धागा लपेट रखा है, ये लाल रंग का हमने क्या रखा है, धागा लपेट रखा है। अब कह रहे हैं कि इस धागे को अगर हम यहाँ पकड़ रहे हैं और इसको यूं खींच रहे हैं तो ये देखिए ये रोटेट कर रहा है, तो क्या कितना टेंशन लगा दें कि जो रोटेशन हो रहा है इसका, है राइट, वो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इसको अपने हिसाब से बना लें कि ये एक सॉलिड सिलेंडर ले लें, एम ए राइट, आपको दिखा दिया है कि रियलिटी में क्या होता है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और ये आपने धागा लपेट दिया है, और ये आपने टेंशन टी लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, रोटेशन हो रहा है, रोटेशन का मतलब फोर्स नहीं लगा रहे, टॉर्क लगा रहे, और टॉर्क क्या प्रोड्यूस करेगा, आई इंटू अल्फा। आई सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्योमेट्रिकल किस तरह बिहेव करता है, डिस्क की तरह, तो आपने कहा सर ये mr²/2 हो जाएगा। अल्फा आपको दिया गया है, कितना दिया है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप किस में बदल लीजिए, रेडियन में, तो आपको 2 पाई से गुणा कर लीजिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। टॉर्क कितना होगा, जो आपके रेडियस पे लग रहा है, देखिए ये इसका रेडियस है और ये आप टेंशन लगा रहे हैं, एम ए राइट, तो यूं आ रहा है ये, तो आप कह सकते हैं कि जो टॉर्क है वो हमारा फोर्स इनटू रेडियस है। ये इस क्रॉस सेक्शन से समझिए, ये आपका रेडियस है और ये आपका टी लग रहा है, तो टॉर्क मिल गया आपको, इस जगह टेंशन लग रहा है इस रेडियस पे, बस काम बन गया। आपने कहा सर डॉक्टर बन गए, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, चाहिए क्या था, टी चाहिए था, वो तो मिल गया भाई, mr²/2, m 50 kg, रेडियस 0.5, कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ रहा है, ये कितना है 4π/2, यानी इसको कर लीजिए 2, काम बन गया आपका, ये हो गया 100.5, हाँ इससे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हो गया आपका 50 3.14। आप जानते ही हैं, 0 लगा लीजिए, 5 चौक 20, 5 इक्यावन 5 2 7, 5 तिहाई 15, कितने के बाद लगना है, 2 के बाद लगना है, यानी 157 न्यूटन का टेंशन लगेगा। फोर्थ इज द करेक्ट
ऑप्शन और आप हो गए MBBS डॉक्टर 2014 में। दोस्तों अच्छा लगे सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलेरेशन आपको पता होनी चाहिए क्या, जब विदाउट स्लिपिंग आ रहा है यानी रोलिंग करता हुआ आ रहा है और एक सिंपल स्लिपिंग डाउन आ रहा है, यानी दोनों केस में आपको पता होनी चाहिए कि भाई साहब क्या हाल होगा। आपको मालूम है इंक्लाइन प्लेन थीटा है और सबसे पहले हम क्या ले ले हैं, एक सॉलिड स्फीयर ले लिया। अगर ये रोल करता हुआ चला आ रहा है, यूं 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 करता हुआ रोल करता हुआ चला आ रहा है और स्लिप नहीं कर रहा है, यूं रोल करता हुआ लाइक दिस, यही देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए इस पेन की हमारे ये आ रहा है, ठीक। तो ऐसे सूरत हाल में आपको मालूम है जो एक्सेलेरेशन है, जिसको हम रोलिंग भी कह सकते हैं, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस रेडियस ऑफ जायरेशन अपॉन रेडियस ऑफ सॉलिड बॉडी हो गया। दूसरे केस में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने खूब यूज भी किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, कि अगर यही चीज जस्ट स्लिप करती चली आ रही है, यानी देखें ये चीज ऐसे आ रही है, ये हमारा इंक्लाइंड हथेली और ये यूं चली आ रही, रोलिंग नहीं कर रही, यूं कर रही। पहले बार में यूं आ रही थी, अब की बार यही बॉडी सीधे यूं स्लिप करती चली आ रही है। तो आप जानते हैं ऐसे में इसको चाहे तो हम ट्रांसलेशनली कह दें कि साहब हमारे पास इंक्लाइंड में क्या होती है, जी साइन थीटा। क्यों होती है, ये बहुत से वीडियो है उस पर देखिएगा। अब आइए आपको रेशियो निकालना है भाई साहब, रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन विदाउट स्लिपिंग यानी ये वाली, और स्लिपिंग डाउन यानी ये वाली निकाल लीजिए। यहाँ पे जी साइन थीटा सेम है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम जी साइन थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा, बस केवल हमको क्या पता लगाना रह गया था इसका। अब ये बैठ के वहाँ ना लिखिएगा, एग्जाम में फास्ट काम कीजिएगा। ये कैंसिल हो गया, तो आपको बचा 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय m इंटू के स्क्वायर रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ देखें सॉलिड स्फीयर का मास इतना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप जानते ही हैं अबाउट डायमीटर होगी, एक बार फिर से देख लीजिए, और मास आपका m है, रेडियस आपका r स्क्वायर है, मास आपका m है, k स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। क्या चाहिए था आपको, k स्क्वायर अपॉन r, तो 2/5 बराबर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, बस काम बन गया। रख दीजिए 1 प्लस 2/5, 5 एलसीएम आ जाएगा तो 5 प्लस 2, 5 ऊपर चला गया, नीचे 7 आ गया, यानी कि AR और AT का रेशियो 5:7 होगा। यानी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये भी सवाल कितना अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा साइंटिफिक लग रहा है कि एक ब्लैक होल इज सब्जेक्टेड हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। यानी ध्यान दिया जाए, लाइट भी नहीं एस्केप कर सकती है, यानी कि जो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है वो लाइट के भी बराबर हो जाए तो भी नहीं कर सकती है। बस यही छुपा है इसका सॉल्यूशन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली रेडियस वुड द अर्थ हैव टू इवन कंप्रेस द ब्लैक होल? वेरी सिंपल, आपने कहा सर एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो √2gm/r होती है। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास कह रहा है अर्थ के मास के पास है, दिया है ऐसे सूरत हाल में r बताना है यानी रेडियस बताना है। तो आपने कहा सर एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2gm होती है, और ये इवन किसके पास हो जाए, लाइट के बराबर भी हो जाए, यानी स्पीड ऑफ एस्केप वेलोसिटी लाइट के भी बराबर हो जाए, यानी vc के बराबर हो जाए। स्क्वायर कर दें 2gm/r।
ऐसे हालात में, कंडीशंस में आपको आर निकालना है तो आपने कर लीजिए, इससे निकाल लीजिए। 2 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जानते हैं 6.6 बहुत है, 10⁻⁻11 मास ऑफ द अर्थ 598 इंटू 24 अपॉन इसके स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर है, तो बेटा आपने 2 दफे कर दिया। एम राइट? बस काम बन गया, आपको कुछ करना नहीं था। ये कट जाएगा, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, लगभग ये हो जाएगा 0.7, 7 समथिंग। आइए इस पावर को देख लें मुख्य रूप से। ये हो गई आपकी 16, ऊपर है 11 तो घटा लिया जाए, ये हो गई 3, 13 हो गई। एम आई राइट? 13 हो गई। अब देखिए 16 ऊपर ले जाइए, एम आई राइट? तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 10⁻³ हो जाएगा। एम आई राइट? अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 7 दूनाई 14, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आपको निकालना है, और इसको हम 6 ले लें बेटा, बस काम बन गया। 4 छंग 24, 6 2 8। एम ए राइट? तो रफली आप कह सकते हैं 10⁻⁻², क्योंकि ये 1 के आसपास बना लेते हैं इसको, 0.84, एक और कम हो गया 10⁻⁻²। तो आप कह सकते हैं कि सर रेडियस की जो रेंज है वो 10⁻⁻² मीटर, इतना छोटा हो जाएगा, तब वो ब्लैक होल बन जाएगा। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इसमें कह रहे हैं कि कॉपर ऑफ ए फिक्स वॉल्यूम, फिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट, यानी कोई चीज कांस्टेंट है, फिक्स है, और उसे ड्रॉन इनटू ए लेंथ ऑफ एल। मान लीजिए इतना सा आपके पास कॉपर था, फिक्स वॉल्यूम था, तो आप वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। ये आपका फिक्स था, इससे आपने खींच के एक वायर बना लिया। जानते हैं आप वायर बना लेंगे तो उसके पास क्या होगा? उसके पास उसकी लेंथ होगी, एम आई राइट? और एक एरिया होगा। अब आपने क्या कहा कि साहब इस पे जो है एफ फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा एक्सटेंशन हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, यानी अगर आप एक बार ऑप्शन जरूर देख लिया कीजिए कि डेल्टा एल और वर्सेस एल या एफ में ग्राफ कौन सा ऐसा होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपने कहा हमको मालूम है, इसको मासूम है, क्या होता है? यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे सूरत हाथ में स्ट्रेन जो चेंज हो रहा है और जो आपकी लेंथ है। आपने कहा सर एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। अब आपने कहा कि सर यंग मॉडुलस तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो कॉपर है उसी कॉपर का बना हुआ है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमको वॉल्यूम फिक्स है, यानी वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ वॉल्यूम बना ले। वॉल्यूम बनाना बहुत आसान है, क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया नीचे लेंथ ऊपर, अरे भाई लेंथ बढ़ा लीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। अब आपका काम बन गया, एफ एल स्क्वायर, और ये ए और ये ए बन गया आपका वॉल्यूम, और नीचे बना डेल्टा एल। तो देखिए यंग मॉडुलस कॉपर का सेम होता है, ये भी कॉपर है, उसी वायर से बना है, बेसिक प्रॉपर्टी है तो सेम होगा। आपका वॉल्यूम आपने फिक्स कर रखा है, कांस्टेंट है, तो आपको मिल गया कि साहब जो डेल्टा एल है वो एफ इंटू एल स्क्वायर होगा। स्ट्रेट लाइन कब मिलता है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये कांस्टेंट हो जाए तो आप कह सकते हैं कि एल स्क्वायर तो कहीं मिल नहीं रहा था यहाँ, तो आप कह सकते हैं भाई साहब जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है, बड़ा छोटा सा नन्ना सा चेंज हो रहा है, इसलिए इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। अरे मीटर की भी होगी तो भी मिलीमीटर में चेंज होगा, तो इसको ऑलमोस्ट आपने कांस्टेंट माना है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? लिख दें आपको, एल इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। यानी कि अगर आप
जो चेंज हो रहा है और जो फोर्स आप लगा रहे हैं ये करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स से है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। इसमें कह रहे हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल्स ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोलेसेस टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर वॉल्यूम बी। यानी आप छोटी 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 एन ले लीजिए, सब एक साइज की बेटा हमसे बनी नहीं है, सब रेडियस आर की है, और आपने इन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा बना लिया है जिसको आर कह दिया है, वॉल्यूम वी कह दिया है। आप ऐसे सूरत हाल में जानते हैं कि जितना वॉल्यूम इनका होगा सबका वो किसके बराबर होगा, इसके। तो आपने कहा 4/3 पाई आर क्यूब स्फेरिकल है बेटा, कितनी है आपके पास, n है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई इधर इधर कट गया तो क्या बचा, r = n की 1/3 इंटू आर। देखिए 1/3 किसी की पावर 1/3 हुआ तो 1 से कम हुआ, यानी r जो है इन सबके जो सरफेस एरिया बनाएंगे उसके मुताबिक इसका जो बनेगा वो कम होगा, क्योंकि यह n है और इनका पूरा n है और इनका n पूरा n नहीं है, 1/3 है। यानी कि आप कहेंगे सर रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो जो सरफेस एनर्जी होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ कम हो रही है, आपके पास 100 रुपये है और अब घट के 80 हो गए, तो क्या हुआ, आपने 20 रुपये रिलीज किए गए, 20 रुपये घटा दिए। एनर्जी थी, रेडियस कम हुआ तो ऐसे में क्या हुआ, एनर्जी को रिलीज करना होगा। यहाँ पहुँचे भैया उत्तर, 2 बार रिलीज हो रहे हैं, 2 बार, एक ये। अब आपके सामने समस्या आई, कहें चलो भाई मैथमेटिक्स लगाते हैं। एनर्जी आप जानते हैं W बराबर सरफेस टेंशन इनटू कौन सा है, लिक्विड है, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी है बेटा, n है। रिलीज हुई 100 में से 20 80 कम हुए, 20 खर्च किए तो कितना हो जाए, 100 - 20 = 80। तो आपने कहा भाई साहब हमारा अब इस समय सूरत हाल ये है कि ये हमारा सरफेस टेंशन है क्योंकि सेम चीज़ है, और ये हमारा सरफेस एरिया है। अब बस यहीं पे मैथमेटिक्स लगाएंगे, गप से जो है इनमें से एक आ जाएगा। चलिए आपने कहा सर 4 पाई आर स्क्वायर टी को कॉमन ले लेते हैं, ये वाली चीज़, तो ऊपर क्या बचेगी, nr² ये पूरा ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए, इसको देखिए, अगर हम r को उधर ले जाएं तो इधर क्या हो जाएगा, 1/n की 1/3 आ जाएगा। बस काम बन गया आपका। 4 पाई r² इंटू टी, n पहले से था, और r² स्मॉल अपान कैपिटल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, n की 2/3। बस यही चीज़ आप लोग की समझ में नहीं आ रही थी। पूरा हिंदुस्तान को 1 - 2/3 सब लोग यहाँ से लिख रहे थे, ये वाली इक्वेशन बना रहे थे, वो बेटा यहाँ से आती, बस काम बन गया। अब फिर आपका आ गया, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R/n, यानी आपने कहा 4 पाई r² टी, ये तो हमारा कैपिटल R/ इतना हो गया। अब फिर r कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, 4 पाई r³, वॉल्यूम के पास पहुंच जाएंगे आप। r कॉमन ले लिया तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम चाहिए, तब वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 होता है, यानी कि आप 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से आपको गुणा भी करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर इतना तो मेरा वॉल्यूम हो गया और ये वैल्यू मेरी आ गई है, तो एनर्जी रिलीज होगी, और 3BTT 1 - r माइनस कैपिटल R है कोई, यस, 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्त यहाँ तक देखा तो यार सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक तो बनता ही है। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत अच्छा है, हीट का है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे ही आधारित है। आपके पास स्टीम है, कितने डिग्री के, 100 डिग्री के, और इसको आप 20 ग्राम ऑफ वाटर जो कि 10 डिग्री का है वहाँ से पास कर देते हैं,
अगर हम इस तरीके से समझाने की कोशिश करें आपको कि साहब हमारे पास वाटर है, कितना है, आपने कहा कि हमारे पास 20 ग्राम वाटर है, कितने डिग्री पे है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपने इसमें स्टीम प्रवाहित कर दी, कितने डिग्री की, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो क्या होगा, स्टीम जब इसमें आप डालेंगे तो इस वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। 100 डिग्री कहाँ, ये बेचारा 10 डिग्री का, कितना एक्वायर किया है उसने, 80 डिग्री है। फाइनली इसका 80 डिग्री हो गया। तो स्टीम की तो घटेगी, एम आई राइट। और स्टीम क्या करेगी, एनर्जी लॉस करेगी क्योंकि उसका टेम्परेचर घट रहा है, और वाटर हीट को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें जो प्रिंसिपल लगेगा वो हीट लॉस्ट बाय द स्टीम और हीट गेन बाय द वाटर, कि कितना भाई साहब उतना लॉस करोगे इतना ये गेन करेगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब देखिए स्टीम क्या क्या लॉस करेगी। जब स्टीम लॉस करेगा तो अपनी चेंज ऑफ स्टेट करके वाटर भी तो बनेगा। 100 डिग्री की स्टीम है, उससे नीचे जहां उतरी यानी 80 डिग्री पे आई तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो यानी जो हीट लॉस कर रहा है कौन कर रहा है बेटा, हम नहीं तुम नहीं, स्टीम कर रही है। तो स्टीम में दो होगा, एक तो अपना वो चेंज ऑफ स्टेट करेगा, दूसरा क्या करेगा कि वो वाटर बन रहा है, ms डेल्टा टी हो रहा है, एम राइट। ये किसका लॉस हो रहा है, स्टीम का। यहाँ पे लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। और हीट कौन गेन कर रहा है, वाटर। तो वाटर की स्थिति क्या है, कहीं साहब हमारे पास 20 ग्राम थे हम, और हमारी स्पेसिफिक हीट ये थी, और हमारा टेम्परेचर 10 से बढ़ के 80 डिग्री हो गया, हम एनर्जी गेन कर ली। ये जो एम है वो निकाल देना है कि कितनी स्टीम पानी बनी, वाटर बनी, और आपको कुल कितना चाहिए था, मास ऑफ द वाटर। कहीं भाई साहब 20 ग्राम पहले से थे, और जो 100 डिग्री की स्टीम आई वो उसने एनर्जी लॉस की, और इतना एम अमाउंट ऑफ वाटर बन गया, यहीं गिरा, जोड़ देंगे काम बन जाएगा। तो आपको बेसिकली एम निकालना है। एल हमारा नहीं, स्टीम का लीजिए। कौन चेंज ऑफ स्टेट कर रहा है, स्टीम कर रही है। यही स्टीम जो है वो पानी बन रही है। स्पेसिफिक हीट कैलोरी ग्राम, बहुत अच्छी बात है, 1 ले लिया। कितना टेम्परेचर हो रहा है, स्टीम आ रही थी 100 डिग्री की, और फाइनली क्या टेम्परेचर रहा आपका, 80 डिग्री का। इधर हीट की बात करें, हीट कितनी थी, वाटर की बात करें कितनी गेन की, कहीं साहब हम तो 20 ग्राम कहते हैं, कहीं बहुत अच्छी बात है। स्पेसिफिक हीट कहीं 1 कैलोरी पर ग्राम, इसीलिए आपने ग्राम को किलोग्राम में नहीं बदला। और कहीं तुम्हारा टेम्परेचर क्या हुआ, कहीं सर हम 10 के थे 80 हो गए, तो यानी 80 माइनस 10, सॉल्व कर लीजिए, एम निकल आएगा। तो 50 एम प्लस यहाँ से कितने बचे, 20 एम। यहाँ आपका क्या बचा, 20 इंटू 70, 80 में से 10 गए, ये 560 है। तो 7 आ गया आपका, इससे इसको काट दो, 7 8 56, यानी एम आपका निकल आया 20/8, 10/4, 5/2, एम राइट, यानी 2.5 ग्राम। ये 2.5 ग्राम क्या है, ये स्टीम है जो पानी बन गया था पानी के साथ मिलके। तो कह रहे हैं कि वाटर मास ऑफ वाटर प्रेजेंट, कहीं हम सर 20 ग्राम पहले से थे, और ये जो स्टीम है वो 2.5 ग्राम पानी बन गई है। तो टोटल कितना हो गया, 22.5 ग्राम ऑफ वाटर अब इसके अंदर मौजूद है। यानी डॉक्टर साहब 4th वाज द करेक्ट वन। देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन मेरा बहुत प्रिय क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आधारित है। जहां न्यूटन लग गया बस सोती सर का प्रिय हो गया। क्या कह रहे हैं, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल 70 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हमारा कोई सराउंडिंग है, और यहाँ आपने पानी को ले लिया जो बेचारा 70 डिग्री से 60 डिग्री हो गया सेंटीग्रेड, कितनी देर में, 5 मिनट में। बहुत अच्छी बात है, ठीक। ये गोला इसलिए बनाया कि सराउंडिंग है, कि यहाँ पे जो है
वही निकालना ही है आपको, सराउंडिंग ऑफ द टेम्परेचर, जिसको आप थीटा 0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि भाई साहब एंड 54 डिग्री सेंटीग्रेड इन नेक्स्ट 5 मिनट, यानी अभी 60 बने हैं और 60 से ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए, यानी पहली प्रोसेस क्या हुई, ये हुई 70 से 60 हुई 5 मिनट में, और फिर 54 पहुंचे हैं, यानी 60 से 54 पहुंचे हैं, वो भी अगले 5 मिनट में। चल नहीं रहा देखिए डायरेक्ट, ठीक। तो कह रहे हैं ऐसे सूरत हाल में आप बताइए कि थीटा 0 यानी सराउंडिंग जो इन्वायरमेंटल है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, जहां पे चाय का प्याला रखा है, वो कितना होगा। आपने कहा कि सर ने कहा कि सर ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे है, बता रहा है कैसे ठंडक होती है, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट का है, जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एवरेज। आप कहेंगे सर ये एवरेज क्या है, अभी बताते, माइनस थीटा 0 यानी सराउंडिंग है। देखिए यहाँ दो कंडीशन है, पहला क्या हो रहा है बेटा 70 से 80, तो चेंज कितना हो रहा है टेम्परेचर में 70 टू 80, रेट क्या है यानी टाइम कितना है बेटा, टाइम 5 मिनट है। आपने कहा सर ये एवरेज क्या है, हमने कहा एवरेज इसको अगर आप थीटा 1 माने 70 को, इसको थीटा 2 माने, किसको 60 को, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, यही तो टेम्परेचर में चेंज हुआ करेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। तो आपने कहा 70 प्लस 60 का एवरेज माइनस थीटा 0। दूसरे केस में क्या कह रहा है 60 टू 54, यानी 60 माइनस 54, ये भी 5 मिनट में है, एम आई राइट। इसमें थीटा 1 क्या हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा, थीटा 2 बेटा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और एवरेज है 2 है, तो दो ही टेम्परेचर है, तो डिवाइड बाई 2 थीटा 0, यानी दो इक्वेशन बन गई, एक आपकी ये और एक आपकी ये, इसी से निकालना है। काम बन गया, डिवाइड कर दीजिए, तो इससे ये गायब हो गया, ऊपर क्या बता 10 नीचे 6, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कितना हो गया 6 दूनी 12 130, यानी कि 65 माइनस थीटा 0, और ये क्या हो जाएगा 54 11 एम आई राइट 4 डिवाइड बाई 2, यानी 57 माइनस थीटा 0। बस काम बन गया। ये कर लीजिए 5/3। गुरु मैं चला लूं अपना पावर सप्लाई, तब तक आप कैलकुलेशन कीजिए, राइट। 5/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 65, सही चल रहा है बेटा, देखो देखो 57 माइनस थीटा 0, अब गुणा कर लो, 5 गुणे 57 माइनस 5 थीटा 0, 3 से इधर करो, 3 इंटू 65 माइनस 3 थीटा 0, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 5 7 35 हासिल लगे, 3 5 25, 3 28 माइनस 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 1 19, और 5 इधर पॉजिटिव हुआ, 3 इतना, यानी 2 थीटा 0, घटा लिया जाए 0 हो गया, ये 9 हो जाएगा, बराबर 2 थीटा 0, 45 डिग्री आ रहा है, यानी कि 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों न्यूटन तो बड़े आदमी थे, बहुत बढ़िया करते थे। अब मैं यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कम से कम भैया सब्सक्राइब तो कर दीजिए, करिए करिए, मैं देख रहा हूँ। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत अच्छा है, इसमें 2 थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस लग रही है, पहले आइसोथर्मली है और उसके बाद एडियाबेटिकली प्रोसेस है। गैस आपकी मोनो एटॉमिक है, तो आपने कहा आइसोथर्मल केस में हम जानते हैं P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2, है मैं राइट। P1 आपका B दिया है और P1 आपका V है, और P2 आपको निकालना है, जबकि वॉल्यूम आइसोथर्मली एक्सपेंड होकर 2V हो जाता है।
V से V कैंसिल कर दीजिए तो क्या होगा, वो आपको प्रेशर मिल जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, आइसोथर्मली यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब देखिए हुआ क्या होगा, ये आपकी प्रोसेस थी, यहाँ से यहाँ चले तो यानी आप P1 से P2 पहुँचे। अब आप यहाँ तक तो आइसोथर्मली गए, अब यहाँ से आप एडियाबेटिकली गए, यानी आप यहाँ पहुँचे, ये P3, यही निकालना है आपको। यानी आप कह सकते हैं कि सर P2 B2 गामा, P3 B3 गामा। P2 कितना आ गया बेटा आपका, P/2 आ गया। ऐसे में B2 कितना था आपका, कहने लगे सर 2B था हमारे पास, साथ में गामा भी थे हमारे पास। P3 निकालना है और V3 वॉल्यूम 16 टाइम हो गया है हाफ गामा, बस काम बन गया आपका। इसलिए P3 बराबर आपने कहा P/2, ये 2B है और ये 16 भी है और साथ में गामा पावर 30 इसलिए डिवाइड कर दिया, यानी P/2 इज इक्वल टू 1/8। गामा कितना बेटा आपका, 5/3, बस काम बन गया आपका। ये कितना है, 2 की पावर 3 होता है बेटा, इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, P3 P की पावर 2 और ये 2 की पावर 5 हो गया। 2 की पावर 5 कितना होता है आप जानते हैं, 32, इसलिए P3 क्या हो गया, P/64। देखा कितना अच्छा सवाल था, और थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सब्सक्राइब तो कर दीजिए। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत अच्छा है, हमको एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस दिखाई दे रही है जिसमें कह रहे हैं कि भाई साहब वर्क डन बाय द सिस्टम निकालिए। आपको मालूम है इश्क मासूम है, अगर कहीं हमको साइक्लिक दिख रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि एरिया अंडर कर्व ही वर्क डन होता है। और बेचारे शरीफ आदमी थे, इन्होंने कह दिया एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडर गोज साइक्लिक प्रोसेस। कहाँ से आरंभ हुई है और कहाँ खत्म हुई है, ए से बी गए हैं, बी से सी गए हैं, सी से डी आए हैं और डी से ए आए हैं, यानी कि जहां से गए हैं वहां आए हैं, तो क्या हो गया, साइक्लिक हो गई। दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ दो एरिया दिखाई दे रहे हैं, एक ये एरिया दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अगर हम इस एरिया को देखें तो ये हमको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, और इस एरिया को देखें तो ये हमको क्लॉकवाइज दिखता है। और आप जानते हैं कि एरिया जो एंटी क्लॉकवाइज होता है निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, बराबर बराबर दिख रहे हैं, तो इम्तिहान में 0 ऑप्शन टिक कराइएगा। लेकिन क्यों, यहाँ हम दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है। आइए हम ये वाला एरिया निकाल लें। सबसे पहले इसको अगर हम O मान लें तो अगर हम COBC चले, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, वर्क डन तो दोनों एरिया बराबर होगा। इस ट्रायंगल का एरिया के लिए हमको हाइट चाहिए होगी जो कि प्रेशर दे देगा 1/2। यहां से आप C से आरंभ हुए, C में प्रेशर आपका 3B था, राइट, और कहां चले गए आप चले गए 2B। तो आपने कहा फाइनल माइनस इनिशियल, और आपको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए जिसपे वॉल्यूम है। कहाँ से चले थे आप, सी से चले थे, OI BI CI, यानी C अर्थात V0 से गए और फाइनली आप B यानी तो आपका एक एरिया निकल आया। दूसरा भी निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं। दूसरा आपको दिख रहा है कि AODA ये मिलके एक आपको बना रहा है, और आपको ये क्लॉकवाइज भी दिख रहा है। वैसे भी देखें ए तो मुझको हाइट चाहिए इस ट्रायंगल की, तो हमने कहा भाई साहब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइट। कहाँ से गए थे, कहीं P से गए थे 2P तक, फाइनल माइनस इनिशियल इनटू AODA, यानी A से गए हैं D तक गए हैं आप, तो आप कह सकते हैं कि साहब हमारा फाइनल वॉल्यूम 2V0 था और इनिशियली इतना था। तो देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये देखिएगा निगेटिव हो जाएगा। 2 में से 3 गया, 1 बचा माइनस का, ये बचा पॉजिटिव, यानी देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो निगेटिव आ रहा था, इसी वजह से कह रहे हैं। यहाँ दिखा दिया, वहां मत कीजिएगा, इतना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। V0
दोनों सेम हो गए तो 0 हो गया, यानी वर्क डन जो है वो 0 होगा। दोस्तों ये तो बहुत इजी सवाल था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। अगर आपको मीन फ्री पाथ का फार्मूला मालूम हो कि अगर एक ट्यूब है उसमें से गैस को हम पास कर रहे हैं तो कितना मीन फ्री पाथ होगा, आप जानते हैं किसके द्वारा दिया जाता है, 1/√2 लगाया जाता है, पाई, एम आई राइट, डायमीटर ऑफ पाइप का स्क्वायर होता है, और एन जो होती है उसकी पार्टिकल की डेंसिटी होती है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ये डायमेंशन ऑफ द ट्यूब है जिसको आप रेडियस में भी व्यक्त कर सकते हैं, √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ पाइप, या जिस सिस्टम से आप गुजार रहे हैं उसको। तो ऐसे सूरत हाल में इसको रेडियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर सेम रहेगी, क्योंकि रेडियस का जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है राइट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के रेडियस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डायमीटर स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा ये भी बहुत सिंपल सवाल था, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कर लेते तो काम बन जाता। क्या कह रहा है प्रश्नकर्ता, इफ n1 n2 and n3 are the fundamental frequency of three segment into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is given by। तो आपने कहा साहब हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, जिसको 3 भागों में बांट दिया गया है, L1, L2, L3। तो बेसिक फिजिक्स क्या कहती है कि सर जो L है वो L1 प्लस L2 प्लस L3 से मिलकर बना हुआ है राइट। और आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रिंग के केस में 2L अंडर रूट टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ, ये सब अगर कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के हो सकती है, या लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यानी कि जहां पे L है वहां पे अगर हम 1/n लिख दें तो हमको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और उसी एक्सप्रेशन को हमें ढूंढना इन चारों में, पहले ही में हमको मिल गया, इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा साउंड का ये भी सवाल बहुत अच्छा था, केवल फार्मूला बेस्ड था, आराम से कर लेते। क्या दिया जाता है कि ए पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर क्लोज एट वन एंड, यानी ये वाला है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस of the air column in the pipe whose frequency below 1215 हर्ट्ज 1250 हर्ट्ज से नीचे हो, वेलोसिटी ऑफ साइन 340 है। डायरेक्ट फार्मूला बेस था, आपको याद है ना, वन एंड में 2m-1, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये नंबर ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन हो गए, और ये b/4l होता है। वैल्यू रख दीजिए 1250, m यहाँ निकालना ही है आपको, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे ही रखी है 4 इनटू एल कितना है 85 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब एम निकालना बहुत आराम रह गया, चाहे तो इसको इससे कर दें, इधर गुणा कर दें, तो 2m-1 125 गुणे 4 गुणे 85 गुणे 1.2 पूरा मल्टीप्लाई हो गया, 34 से डिवाइड कर दीजिए। भाई साहब कोई डायरेक्ट डिवाइड हो नहीं रहा है, बहुत होगा तो 17 का पौड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 17 में 85 आता है, अगर आ जाए तो आपका काम बन जाए। अब तो हमको पहाड़े भी भूल गए, हाँ आ गया 5 टाइम, 17 पंजे 85, 5 सत्ते 35, और 5 इकन्नम 5 3 8, अब तो हो गया, ये 10 आ गया, और आपका हो गया 1250 गुणे 10 -2। बस काम बन गया, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, 2 घर इधर लिया, ये 12.5, इसलिए 2m बराबर 12.5 प्लस 1 यानी 13.5, और चाहिए क्या था भाई साहब हमको m, 13.5 बट्टे 2, तो ये 6 टाइम चला जाएगा और बचा 1, तो 7,
तो जाहिर सी बात है कि आपके 6 जो है वो मिल जाएंगे, यानी 6 नेचुरल ऑसिलेशंस इस फ्रीक्वेंसी के बिलो 1250 के बिलो आपको मिलेंगे। कब? जब 1 एंड क्लोज होगा। सब्सक्राइब तो कर दीजिए। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। ऑप्टिक डॉपलर इफेक्ट पे काम करता नजर आ रहा है और सोती सर का ही फार्मूला इसमें लगेगा। क्या कह रहे हैं? ए स्पीडी मोटरसाइकिल सी द ट्रैफिक जाम अहेड ऑफ हिम। सही बात है। ही स्लो डाउन 36 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड द ट्रैफिक as easy and a car move ahead to him at 18 किलोमीटर is horning। यानी समझ रहे हैं, ये आपका सोर्स हो गया। कौन? कार, जो हॉर्न बना रहा है और ये जा रहा है अहेड। मतलब अगर हम ये कहें कि ये मोटरसाइकिल वाला है जो सुन रहा है, जिसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी तो इनके जो कार का हॉर्न है, सोर्स का जो हॉर्न है, वो इनको सुनाई देगा। और हमने क्या बताया? स्पीड ऑफ साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ चलेगी, तभी सुनाई देगा। यही माध्यम है। ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है? टूवर्ड सोर्स कर रहा है। हमें राइट? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स हो गई। इन्होंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन करा तो इनको एन ना सुनाई देगा, एन डैश सुनाई देगा। यहाँ सोर्स जो कार है जो कि ऑब्जर्वर से आगे जा रही है, उसकी भी वेलोसिटी दी गई है। तो सोती सर ने क्या बताया था कि जो एन डैश है बेटा, वो एन ऊपर ऑब्जर्वर प्लस माइनस नीचे सोर्स। बस आपको देखना है अपनी सिचुएशंस के अनुसार कि कब प्लस और कब माइनस होगा। देखिए भाई साहब, ये प्लस माइनस किसके साथ एसोसिएट है? यानी रिलेटिव वेलोसिटी में ही मिलता है डॉपलर इफेक्ट। ये आपका v यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड से एसोसिएट है। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपकी तरफ आ रही है, ऑब्जर्वर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मामला रिलेटिव है, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। यहां देखिए, सोर्स के लिए देखिए, सोर्स आगे जा रहा है और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। रिलेटिव वेलोसिटी में अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। फार्मूला बन के तैयार हो गया। आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना है? 1392। वेलोसिटी ऑफ साउंड 343। और अगर आपको ये है, ये मिल जाए। ऑब्जर्वर कौन है? मोटरसाइकिल, जो कि 36 यानी 5/18 क्या हो गया? 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड। चलिए जोड़ दीजिए। 343 जुड़ना ही है। वीएस कार है आपका सोर्स जो हॉर्न बजा रही है, वो 18 है। मीटर पर सेकंड में तोड़ लीजिए किलोमीटर पर आवर को, तो ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी 1392। ऊपर हो जाएगा 353, नीचे 5 3 8, हमें राइट 4 और 3। कुछ मिल रहा है कटता हुआ? 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 अट्ठे 32 और 4 दुनाई 8। नहीं बनेगा काम। कैलकुलेटर जी की मदद लेंगे। आप लोग अपना मैथमेटिक्स ज्ञान सही रखिएगा। करके देखता हूँ। डिवाइड बाय 348। हाँ, 4 टाइम जा रहा है यार। चार अट्ठे 32, ओह 19, हम 8 समझ रहे थे। ठीक है, बस आप गुणा कर लीजिए। 4 तिहाई 12, 5 चौक 20 और 1 21। 4 तिहाई 12 और 2 14, 14 12 यानी थर्ड वो इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ऐसा संख्या देंगे जो डायरेक्टली कट जाएगी, काम बन जाएगी। ये सोती सर का फार्मूला ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव मोशन होता है किस किस के बीच में? वेलोसिटी ऑफ साउंड और
ऑब्जर्वर की और वेलोसिटी ऑफ साउंड और सोर्स की वेलोसिटी से। ये भी सवाल बहुत इजी है। इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है जिसकी आप प्लेट P और Q देख रहे हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि दो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाल रखी हैं, और आपसे कह रहे हैं कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है इसके रेफरेंस में आप ग्राफ खींच दीजिए। तो आपने कहा भाई साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाता, अगर डाइइलेक्ट्रिक नहीं होती तो सीधे सीधे आपको ये मिल जाती, लेकिन यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक पता है और आप जानते हैं डाइइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है। अरे भाई आपने फोर्स के बीच में देखा था, अगर कहीं मीडियम होता था तो आप देखते थे जो फोर्स था वो जो वैक्यूम में लगता था, यानी कोई आपके पास डाइइलेक्ट्रिक नहीं पड़ा था, तो अगर डाइइलेक्ट्रिक डाल देते थे मीडियम में तो वैक्यूम डिवाइड बाई के हो जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या सिखाया कि एक डंडा और लगा देना तो पूरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइइलेक्ट्रिक से आप डिवाइड कर रहे हैं तो कम होगी। इसका मतलब है कि दो दफे कम होगी, एक इस दफे और इस दफे। देख लीजिए यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ एक ही दफे कम हुई, एक दफे बढ़ गई, गलत बात है, दो दफे कम होगी। तो इसमें दो दफे कम मिल रही है, इसमें तो कम ही नहीं हो रही है, जीरो कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर एक दफे कम है एक दफे ज्यादा है, तो देखिए ना डाइइलेक्ट्रिक K2 जो है वो K1 से ज्यादा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। जो E था वो किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, K2 से। K2 जो है बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा आपका, K1 से, तो यहाँ पे ज्यादा रिड्यूस होगी। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा रिड्यूस हो रही है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान था बेटा, आप कर सकते थे। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन चार्ज q। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब समझते हैं साहब कि जैसे ही आप इसको चार्ज देंगे तो ये इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा, कंडक्ट करके पूरा चार्ज प्रॉपर्टी है, ये आपके आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज आ जाएगा। एम आई राइट? अब आपको क्या करना था, सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। बहुत सिंपल सा, आप जानते हैं सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा। आपने कहा सर 1/4πε0, जितना हमने चार्ज दिया है और जो हमारा रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर है उसके बराबर हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताइए, सोती सर ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये वाला इधर धक्का मारेगा और ये वाला चार्ज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है तो इधर आएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे सेंटर पे, और जिसकी वजह से जो है आपका क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। आप कहेंगे सर पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जितना आपको इधर होगा उतना ही आपका इधर होगा, इसलिए आपका जो है रिजल्टेंट आपको मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कि पोटेंशियल Q/4πε0 Q/r है और फील्ड जो है सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो। देखो बेटा ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको पोटेंशियल दिया गया है और आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। आपने कहा हमको मालूम है इस मासूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स अपॉन चार्ज होती है। अगर फोर्स निकालना होगा तो Q इंटू E से निकाल लेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम ही है किसके बराबर होती है, माइनस डी डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द पोटेंशियल विथ माइनस साइन। तो भाई साहब आप x y z तीनों दिया है, तीनों डायरेक्शन में आपको निकालनी है। क्या लगे x का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैं इसको रखूंगा नहीं, इसको x कर लूंगा और एक बार मैं रख रहा हूं, बाकी बेटा मैं डायरेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा। पार्शियली डिफरेंशिएशन के विषय में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर x में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट होगा, y और z कांस्टेंट होगा। अब x में कर रहे हैं तो ये माइनस साइन लगाए रखिए, 6x का 6 होगा बेटा
और x है, y कांस्टेंट है, तो आप कह देंगे -8y, है राइट। ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया, y z कांस्टेंट है 0 हो गया, और साथ में देख लिए इस पॉइंट पे चाहिए, यानी ये x y z होता है, तो रख दीजिए वैल्यू, तो आपकी आ जाएगी -6, y बराबर इतना, और ये हो गया -2 और ये +2 हो गया, है राइट। दूसरी EY, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही करना है भाई साहब आपको, ठीक। अब ये हमसे ना लिखवाइए, चलिए लिख देते हैं, आप वहाँ ना लिखने बैठ जाइएगा। -8y + 6yz, तो आपकी बार y वेरिएबल है, x और z कांस्टेंट है, तो ये बेकार हो गया। ये हो गया आपका -8x, एम राइट बेटा, ये आपका -8 हो जाएगा, और ये प्लस आपका 6z हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए 1, यानी x y z 1 1 है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, -8 + 6, ये बेटा कितना हो जाएगा, 8 8 16, एम राइट, और में से 6 गए 10, यानी कि प्लस का 10, ठीक। 8 8 16, हाँ ये हो गया। EZ कंपोनेंट निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे कि सर पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, पोटेंशियल को वैल्यू रख देते हैं। आपको सिखाना मेरा मकसद है, समय बचाना नहीं। अब Z में क्या होगा, X और Y कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट 0, यह कांस्टेंट 0 और y कांस्टेंट 0, तो बचा ही क्या आपका 6y, और y कितना है बेटा, 1 है। बस काम बन गया। तो आपने कहा जो साहब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। Ex कितना बेटा आया था, 2i + 10z, एम राइट, -6k, ठीक है। आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपने कहा मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एडेड। सोती सर ने क्या कहा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एडेड, माइनस हुआ तो भी कोई फर्क नहीं है, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 100 और ये हो गया 36, यानी कि 140। हाँ ये देखो 35 चक्को हो जाएगा, 35 × 4, यानी आप कह सकते हैं 2√35। रख दीजिए भाई साहब। क्यू कितना है बेटा, 2 कूलाम का है। ई देखिए आपने कितनी निकाली, 2√35, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4√35 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी फोर्स इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत तेजी से डिफरेंशिएट कर लेंगे, वैल्यू रख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, काम बन जाएगा। अब ज्यादा मजा ना लीजिए, वरना यूट्यूब वाले जो हैं सेंसर कर देंगे। आइए देखिए जेंटलमैन, बहुत आसान सवाल था। 2 शहर है आपके पास, मान लीजिए ए और बी, जो 150 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इलेक्ट्रिक पावर सेंड फ्रॉम द वन सिटी टू अनदर थ्रू कॉपर वायर, अच्छी बात है, फॉल्स इन द पोटेंशियल 8 किलोमीटर इन बोल्ट, यानी पोटेंशियल आपका कितना ड्रॉप हो जाएगा 150 किलोमीटर में, इतना 0, 15 8 120, इतना वोल्ट आपका ड्रॉप हो गया। और क्या है, एवरेज रेजिस्टेंस यानी कि R निकाल लीजिए, कितना है 0.5 पर किलोमीटर है, और किलोमीटर कितना है आपका 150, इससे इसको उड़ा लीजिए, यानी 75 ओम का आपका रेजिस्टेंस ऑफर होगा। निकालना क्या है, पावर लॉस। पावर लॉस जानते हैं, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम है तो V²/R से निकाल लेते हैं, यानी कि 1200 × 1200 और 75 से डिवाइड कर दीजिए। काम बन गया दोस्त। इसको किससे करें, 25 से कर दें, हाँ आ जाएगा।
25 तिया 75 और 25 चक्कू 100 और साथ में और आपके पास 200 इतना आ गया। 3 से कट रहा है, 3 इकन्नम 3, 3 छंग 18, काम बन गया आपका 0 0 0। 12 पंजे 60 हासिल लग गए 6, 12 इकन्नम 12 और 12 इकन्नम 12, ओ 12 छंग 72 होता है भाई साहब, हासिल लगे 7, 12 पंजे 60 होता है, 12 छंग 72, यानी कि इसको जोड़ दीजिए 19 वाट हो गया। यहाँ देखा तो वाट ऐसा था नहीं, किलो वाट में मिल रहा है। इसको 3 घर इधर ले आइए, 1 2 3, 10⁻³ वाट, या आप कह सकते हैं 19.2 किलो वाट है कोई। यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सुनाई बस इतनी मौज काफ़ी है। देखो बेटा, ये जो दो सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर, समझ गए होगे कि मीटर ब्रिज है, क्योंकि ये आपको ए से बी तक 100 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है और जो बैलेंस पॉइंट मिला है आपका, मान लीजिए सी कहते हैं इसको, ये L1 है, तो जाहिर सी बात इतना होगा। तो पहले केस में आपने आंख बंद किया और कहा सर 5/R बराबर L1 100 माइनस L1, ठीक। सवाल पढ़ लिया करो यार, मौज में रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि साहब इसके पैरेलल में एक और लगा देते हैं। हम लगा दोगे तो ये बदलेगा? नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ये कह रहे हैं कि आपकी बात नल पॉइंट 1.6 टाइम ऑफ L1 पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला कितना हो जाएगा, 100 में से 1.6 L1 घट जाएगा। काम बन गया भाई साहब। आपने कहा 5 तो 5 है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों पैरेलल में है, सेम होते हैं, तो डिवाइड बाय नंबर, यानी R कितने हैं, 2 है, तो डिवाइड बाय 2, याद है ये, ठीक। और सीरीज में याद है आपको, सब एक प्रकार के होते हैं, तो N × R हो जाता है। बताना पड़ता है, गाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। हम भी यार मस्ती में रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ आपके लिए। देखो बेटा, R निकालना है, R निकालना है, तो आपने कहा डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, L1 नोन है, इसको नो करते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो भाई साहब 5 से 5 उड़ा दीजिए और R से R उड़ा दीजिए, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये वाला 2/4 है, यहाँ पे आएगा, ये वाला टूट के यहाँ पे आ गया। बाकी कुछ लग नहीं रहा है, ये LL चला जाएगा, 4th है ऊपर चला गया, कौन, 100 माइनस 1.6 L1, नीचे ये आ जाएगा और 1.6 रहेगा, ठीक। बस काम बन गया भाई साहब। इसको अभी और काट लीजिए, 0.8 कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। इसको इधर ला रहा हूं पहले, माइनस 1.6 L1, इसको कीजिए 80.8 L1, 1.6 L1, इधर ले आओ बेटा, बहुत काम कराते तुम लोग। गाना सुनवाए। 20 हो गया, यहाँ क्या बचा, 0.8 L1 आ गया, L1 20/0.8 बढ़ा दो भैया, 100/4 25। निकालना क्या है, R किसी से निकाल लो, यहाँ निकाल लो, 5/R, L1 कितना आया, 25। अब यहाँ लिखवाना नहीं, 100 में से 25 गया 75,
5 यहाँ 75, 3 से इसको गुणा कर लो 15, आर को इधर ले आओ, यानी R इज इक्वल टू 15 ओम है कुछ। देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर का ये सवाल है, बहुत इजी है, जरा एक मुखड़े का आनंद लीजिए। बस कीजिए। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको एक फार्मूला मालूम है, L1 माइनस L2 अपॉन L1। 2 हमसे गलती होती है, आप ना कीजिएगा, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है, यानी आपको शंटिंग मिल जाए और L1 L2 मिल जाए, आपका काम बन जाए। अब आप घंटों पढ़ते रहिएगा, और हमने आपकी थ्योरी बताई थी कि जब इन्फिनिटी होगा, यानी कि आपने कोई शंट नहीं लगाया है अपने ईएमएफ सोर्स में जिसको निकाल रहे हैं, उस समय आपकी लेंथ L1 होती है और वो 3 मीटर की है। जब आप शंटिंग कर देते हैं किसी स्मॉल रेजिस्टेंस से, यहाँ कितना है 9.5 ओम है, तब उसका नल पॉइंट कहाँ मिल रहा, 2 पॉइंट इतना, यानी आपको सारा डेटा मिल गया। ये इन्फिनिटी यानी कोई शंटिंग नहीं की, ये आपने जब शंट किया है और शंट रेजिस्टेंस आपको मिल गया है, बस धर दीजिए वैल्यू, आप बन गए डॉक्टर। 3 में से 2.85 डिवाइड बाई 2.85, देखिए कटेगा, कटना तो चाहिए, ये हो गया 0.15, 2.85, 95 किससे काटने हैं, 3 से, 3 नहीं, 3 त्रिका 9, फिर नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 15 दूना 30, अमा आप बैठ के काटिएगा, उससे कट जाएगा 15 से, 15 इकन्नम 15, 15 दूना 30, अब 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 नमा 27, 1, 3 पंजे 15, कट तो गया 0.01, और इसको गुणा कर लीजिए 0.5 ओम, लीजिए आ गया। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा कितना सिंपल सवाल है, इसमें 2 बार मैग्नेट दे रखी हैं आपको और 4 कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं। निकालना क्या है, हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम आई राइट। और अरेंजमेंट में कह रखा है कि जो ईच मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डाइपोल m है, और उनके बीच की लेंथ भी आपको सिमिलर दिख रही है। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी डायरेक्शन होता है, और उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है साउथ से नॉर्थ तक। अगर आप ये मान लें कि भाई इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एम आई राइट, उसको हम m1 मान लें, और ये बराबर किसके होगा आपका, ये बराबर है, मान लीजिए आपने कहा m के, ठीक। अरे आप जानते हैं भाई किसके बराबर होता है, स्ट्रेंथ और उनके बीच की दूरी। ये जो मैग्नेटिक पोल है इनका एक स्ट्रेंथ ले लीजिए, उनके बीच की दूरी, जो कि आप जनरली 12 लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी आपको सिमिलर दिखाई दे रही है और डिस्टेंस भी दिखाई दे रही है, तो 2 मैग्नेटिक डाइपोल है आपके पास और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बीच का अगर आपको एंगल पता चल जाए, यहाँ पे कितना लग रहा है 90 डिग्री। देखिए इधर हो गया आपका m1 और साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है m2, इन दोनों के बीच के एंगल कितना दिख रहा है 180 डिग्री। इन्होंने 30 दे रखा है, दे ही रखा है, एम आई राइट।
और आपने कहा कि साहब हमको 30 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। M2 M1 आपने मान लिया। यहाँ पे भी देखिए 60 दे रखा है और आप जानते हैं कि सारा काम वेक्टर से हो जाएगा। अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का कोण मालूम है तो रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है? अंडरवुड M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, याद आ रहा है? गुजरा जमाना M1 M2 इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड बराबर है आपका, M1 M है M2 M है, बस केवल cos थीटा पे डिपेंड करता है। cos क्या चाहिए? हाईएस्ट। तो cos थीटा मैक्सिमम कब होता है? cos थीटा मैक्सिमम होता है जब cos 0 डिग्री होता है, यानी जितना थीटा छोटा होगा उतना मैक्सिमम होगा। एम आई राइट? तो इन चारों में देखिए, इसमें 90 डिग्री, इसमें 180, इसमें 30 डिग्री, इसमें 60 डिग्री। तो सबसे छोटा किसमें है? सी में। तो रिजल्टेंट सबसे हाईएस्ट किसका होगा? सी का, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा ये सवाल कितने अच्छे हैं। इसमें आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया रहता है और कहा जाता है कि या तो एमीटर बनाओ या आप वोल्ट मीटर बनाओ। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर दे रखा है आपको जिसका रेजिस्टेंस जी दे रखा है। एम आई राइट? दो पैरामीटर्स होती सर ने सिखाए थे, क्या कि इसका रेजिस्टेंस और इसमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, जिसको आईजी बता रहे थे। ठीक है, क्या बनाना था? एमीटर। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, एक स्मॉल रेजिस्टेंस को लेके शंट कर दीजिए और ये बन गया आपका पूरा सिस्टम एमीटर। एम आई राइट? अगर हम इसको एक डिब्बे में बंद कर दें तो आप कह सकते हैं कि सर बन गया हमारा एमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, कहन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट गोज टू गैल्वेनोमीटर, यानी कि अगर आई अमाउंट ऑफ करंट आ रही है तो कितना जा रही है बेटा? 0.2% ऑफ मेन करंट आईजी में जा रही है, इसमें जा रही है। तो बकिया कितनी बची? रेस्ट ऑफ देम 99.8% ऑफ आई कहां से पास होगी? कहीं साहब इस शंट से पास होगी। बताना क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ओ हो, एस नहीं बताना है, पूरा इसका बताना है। देखिए पहले एस निकाल लीजिए। आपको मालूम है इसक मासूम है क्या है कि यहाँ पे जो मैं 2 पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, यानी गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज शंट रेजिस्टेंस के भी बराबर होगा। क्यों? पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, सेम वोल्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या मिला आपको? 0.2% इंटू आई, ये करंट हो गई, जी आपका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे आपका ये करंट हो गई और रेजिस्टेंस एस है। तो भाई साहब पहले आई उड़ा लीजिए, परसेंटेज भी गायब हो जाएगा। हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, करते हो नहीं करते हो? और इम्तिहान में तो जल्दी कर लेना, हटा ही देना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए एस आपके आ गया 0.2 जी अपॉन 99.8। अभी कुछ ना हुई है, उत्तर नहीं निकला है, 499 ये एस निकला है। पूरा कितना है? तो भाई साहब देखिए दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर का जी और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। तो सोती सर ने क्या बताया कि ए मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, अगर दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है तो ऊपर गुणा नीचे जोड़। याद आया? फास्टेस्ट टेक्निक, ऊपर गुणा नीचे जोड़ जी। तो मालूम है आपको एस आपके पास कितना है? जी अपॉन 499। इधर आइए, जी मालूम है, एस आपको जी 499। काम बन गया आपका जी स्क्वायर अपॉन 499। एम आई राइट? यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो 499 जी प्लस जी अपॉन 499 कट गया। ऊपर बचा जी स्क्वायर, नीचे जी कॉमन ले लीजिए, 499 प्लस 1, तो जी स्क्वायर में से जी कैंसिल हो जाएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जी अपॉन 500 है कोई? यस, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा इस सवाल में कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैं ए ओ बी। ये समझो एक वायर बेटा आप ये समझो ये है, और दूसरा वायर आपका समझो ये है COD, क्योंकि ये दोनों O पॉइंट ये समझिए, ये दोनों आपस में क्या है? ये वायर परपेंडिकुलर है।
जो डी पॉइंट लिया है वो परपेंडिकुलर टू द ओ एंड बी, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर आया है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे होगा डी पॉइंट। और डी पॉइंट कह रहे हैं कहाँ है कि इससे भी डी दूरी पे है, एम आई राइट, और इससे भी डी दूरी पे है। तो देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डी कॉमन पॉइंट है, तो वो पॉइंट यहाँ से भी, इस एक्सिस को ध्यान से देखिए, यहाँ अगर डी पॉइंट है यहाँ से भी डी दूरी पे, और इस एक्सिस को भी ध्यान रखिए, इस वायर को, तो यहाँ से भी डी दूरी पे है। 2D में हम दिखा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा अलग दिखाएंगे कि हम कहेंगे साहब ये हमारे पास ए बी है, सपोज ये पॉइंट कॉमन ओ है, और ये हमारे पास सी डी है, और जो इसके परपेंडिकुलर देखो दिस और जेड जो परपेंडिकुलर है, ये 2D में ऐसे दिखा रहे हैं और एक्चुअल में ये आ रहा है। वहां पे एक पॉइंट पी है जो कि आप देख रहे हैं इससे भी डी दूरी पे है और इससे भी डी दूरी पे है। बस काम बन गया आपका। आपने कहा कि सर ये करंट सपोज I1 इधर जा रही है, एम आई राइट, डी दूरी पे ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इसी तरह ये आपका बह रहा है I2 सपोज, और डी पॉइंट पे निकालना है। डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, सोती सर के थप्पड़ का नियम, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर पॉइंट पे, थप्पड़ इधर, यानी इसका इस डायरेक्शन में हुआ। जब ये जा रहा है तो ये क्या हुआ आपका, ये इधर हुआ, और ये आपका किधर जा रहा है पॉइंट, ये थप्पड़ किधर हुआ, ये हुआ। यानी अगर आप ध्यान से देखें यूं और यूं, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर मिलेंगे। फिर से देख लीजिए, ये एक्सिस है, एम आई राइट, और कैरिंग I1 I2 करंट आपकी आ रही, ये करंट I1 है, ये पॉइंट है, तो कहाँ गया बेटा, नीचे गया, ठीक। और ये कहाँ है, ये करंट है, तो इधर जाएगा। अमा यूं भी होती तो इधर जाता। यानी जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं V1 और V2, वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो रिजल्टेंट निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि सर ये लीजिए हो गया रिजल्टेंट। V1 कितना होगा, आपने कहा म्यू 0/4 मसला इनफाइनाइट वायर का है, 2 करंट आपने कहा I1 है, और डिस्टेंस D है, इसका स्क्वायर हो गया। कैन B2 आपने कहा म्यू 0/4 मसला इनफाइनाइट का है। ओ देखिए 2 होता है बेटा, पाई नहीं होता इसमें, सर्कुलर में 2 पाई होता है सेंटर पे। और ये हो गया आपका I2 डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आई राइट। ये काट रहे तो आपने कहा हम भी काट देंगे, उत्तर में नीचे 4 पाई था नहीं, काट रहे थे तो हमने कहा काट दीजिए। और 4 पाई हम क्यों रखते हैं, कैलकुलेशन में आसान होता है। म्यू 0.45 10⁻⁷, जिसकी वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब एक बात देख रहे हैं बेटा, म्यू 0.2 पाई डी इसमें भी है, म्यू 0.2 पाई अपॉन डी इसमें होल स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आके ये हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। है कोई ऐसा? यस, म्यू 0.25 डी हो गया, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट, यानी 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें यही देखना था कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड थी उनका आपस में क्या संबंध था। सोती सर के थप्पड़ का नियम लगा के डायरेक्शन को निकाल दिया और उसका रिजल्टेंट निकाल दिया। डायरेक्शन देखा, परपेंडिकुलर थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सर इतनी देर देखा तो दोस्त सब्सक्राइब तो कर ही दो, लाइक भले ही ना करो। देखो बेटा, ये भी सवाल इंड्यूस ईएमएफ का बहुत ही सिंपल सवाल था, और आप जानते हैं कि ट्रांसलेटरी जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, वेलोसिटी और जिन दो पॉइंट के बीच में बह रहा है उनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ देखिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे यूं कर लीजिए बल्कि यूं कर लीजिए, ये आपकी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका गिर रहा है कोई हमारे पास, हाँ ये है।
इसको अगर हम ये मान लें कि ये हमारा सेमी सर्कुलर है, बना लेते हैं वायर अपना, ये यूं गिर रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ किसके होगा? इन दो पॉइंट के बीच में ही तो होगा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ चला आ रहा है, फ्लक्स काटता हुआ चला आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ चला आ रहा है। बस आपका काम बन गया। तो आपने कहा भाई साहब अगर हमको P और R के बीच का डिस्टेंस मिल जाए तो इंड्यूस ईएमएफ होता है VVL। V आपको मालूम है, ये वेलोसिटी है, सब परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैन L कितना है? कैन ये वाला, यानी ये रेडियस R, ये रेडियस R, आपने कहा 2R। एक चीज आपको मिल गई है तो आप बंद करके कह सकते हैं कि साहब ये वाला हो गया हमारा। और डायरेक्शन के लिए हम आपको सिखा देते हैं लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चिल्ड्रन। ये आपका क्या हो गया? ये आपकी मदर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मान लीजिए आपने ये हुआ, और ये इसका मोशन हो गया, और ये चिल्ड्रन यानी करंट। तो जाहिर सी बात है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ ये आ रहा है, तो करंट किधर बहेगी? ये बहेगी, यानी करंट बहेगी R से P की तरफ। और आप जानते हैं कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल। तो R इज द हायर पोटेंशियल। था ना ये सवाल? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जल्दी से। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत आसान था, नीट 2014 के पेपर आप लगा लें, बहुत आसान है। देखिए ट्रांसफार्मर पे बेस सवाल था, इफिशियंसी आपको 90% दे रखी है, यानी 100% नहीं है। वर्किंग यानी कि किस पे काम कर रहा है? प्राइमरी में आपके पास 200 वोल्ट है। अरे इतना तो आप समझते हैं ये आपकी प्राइमरी है, हमें राइट। और इसमें चेंज करते हैं, इसके फ्लक्स को लिंक करा देते हैं और आपके घर बैठे फ्री में ईएमएफ पैदा हो जाता है यहाँ सेकेंडरी में। पावर सप्लाई यानी इसको जो दे रहे हैं आप पावर सप्लाई, यानी पावर इनपुट जो कर रहे हैं वो 3 किलोवाट का है। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज, लीजिए साहब करंट आ गई सेकेंडरी कॉइल की, दे रखी है 6 एम्पियर की। क्या क्या निकालना है? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी निकाल देंगे, करंट इन द प्राइमरी यानी करंट इन द प्राइमरी निकालना है। तो देखिए 100% इफिशियंसी नहीं है, इसीलिए आपको नीटा दिया गया, इसलिए आपको करना पड़ेगा, पहले पी आउट निकालना पड़ेगा और पी इन लगाना पड़ेगा। इफिशियंसी समझते हैं? इतना लगाया इतना पाया 90%। पी आउट निकाल लिया आपने, पी इन कितना था आपका? 3 किलोवाट का था। तो आपने कहा सर जो हमारा पी आउट आया 9 त्रिक 27/10 और यूनिट किलोवाट की है, मैंने बदली नहीं है भाई साहब, ठीक। अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कहें क्या? कहें सर पी आउट बराबर VS इंटू IS। अब यहाँ बदल लीजिए, किलोवाट को वाट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये 6 आपका हो गया, 3 दूनाई 6, 3 9 27, एम आई राइट। और ये 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा बेटा। तो ये क्वांटिटी आपकी आ गई 450 वोल्ट। है कोई? 2 है, इसका मतलब करंट भी निकालिए। अब देखिए यहाँ पी इन दे रखा है आपको और आईपी निकालनी है और बीपी दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने क्या लगे साहब 3 किलोवाट था, इसको वाट बना लिया, ये 200 हो गया, आईपी निकालना है, इससे इसको काट लीजिए तो आईपी बराबर 15 एम्पियर। तो 450 वाट और 15 एम्पियर है कोई? यस, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये सवाल कितना अच्छा है। क्या कह रहे हैं? बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स फॉल ऑन ए सिंगल स्लिट 1 mm वाइड एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व एट स्क्रीन 2 मीटर। एक फिगर बना लो, ये बेटा आपका स्क्रीन हो गया,
और ये आपकी सिंगल स्लिट हो गई, लाइट आ रही है, एम आई राइट। जब डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा थोड़ा सा आपका क्या होगा, बेंडिंग होगी, एम आई राइट। और आपने कहा कि साहब ये हमारा सेंट्रल आ रहा है, तो ये आपको डार्क मिला, ये आपको पहला डार्क ये मिला और ये मिला। ये आपका अपर्चर है जिसको आप ई से रिप्रेजेंट करते थे, समटाइम ए से। ये 1 mm का है, डिस्टेंस आपकी 2 मीटर की है और वेवलेंथ आपकी 6 नैनोमीटर का आ रहा है। बताना क्या है आपको, ये डिस्टेंस बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, हमको मालूम है, इसक मासूम है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा पहला है एन लैम्डा, लैम्डा फर्स्ट है इसलिए एन कर दिया। थीटा आपने कहा छोटा सा था, ये कर दिया, इसलिए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई। और आप जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आपका थीटा है और ये वाला भाई लिया है आधा आपने, ये आपका डी है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क आपके पास y है, डिस्टेंस d है और ये आपको ये पूरा चाहिए यहां से यहां तक। तो आपने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हमने देखा था, 2 टाइम कर दीजिए तो 2 लैम्डा d अपॉन e। सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा आपका कितना है 600 नैनो, डी आपका 2 मीटर का है और 1 mm माइनस नहीं, काम बन गया, एम आई राइट। 2 12 दूनाई 24, ये 3 और ये 2 5, यानी 9 में से 5 गए, 4 गए। उत्तर mm में है, एक और ले आइए 2.4 10⁻³ मीटर, या आप कह सकते हैं 2.4 mm, यानी आप कह सकते हैं 4th इज द करेक्ट आंसर।